मित्रों को मेरा सादर वंदे। एक बार पुनः आज सनराइज शिक्षा समूह में मैं रमेश बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विज्ञान से संबंधित आज के हमारे इस वीडियो के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर हमने कार्बन के बारे में जानकारियां जुड़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के बारे में। एक बार पुनः 1 मिनट के लिए रिवीजन करवा देता हूं। संतृप्त एकल बंध वाला और असंतृप्त डबल और ट्रिपल बंध वाला, एल्केन, एल्कीन और एल्काइल। आज हम इनके नामकरण के बाद जो कार्बनिक यौगिक है, उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किन किन पद्धतियों के आधार पर किया जाता है, वो पद्धतियां आज आपके सामने शेयर की जाएगी। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण विशेष तौर से 10th क्लास के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। कार्बनिक यौगिक जो हमने संतृप्त और असंतृप्त पढ़े थे, उनका नामकरण 3 प्रकार की पद्धतियों से किया जाता है। कितनी पद्धतियां? 3 प्रकार की पद्धतियों से किया जाता है। पहली पद्धति है रूट पद्धति, दूसरी है आपके व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी है आपकी IUPAC। ठीक है ना? 3 प्रकार की पद्धतियों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। रूट पद्धति, व्युत्पन्न पद्धति, IUPAC पद्धति। IUPAC पद्धति ध्यान रखना उन विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये 2 पद्धतियां शुरुआत के अंदर जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था, उस समय ये पद्धतियां वैज्ञानिकों ने रखी थी, लेकिन ये कम समय के लिए सिद्ध हुई और बढ़िया तरीके से उपयोगी साबित हुई। उपयोगी जो भी साबित हुई उसका नाम IUPAC पद्धति है। IUPAC पद्धति क्या होता है? पहले तो IUPAC पद्धति का हमें पूरा नाम याद रखना अनिवार्य है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। अब IUPAC पद्धति, उससे पहले थोड़ा आपको रूट पद्धति और व्युत्पन्न पद्धति के बारे में बता देना चाहता हूं, ताकि पता चले रूट पद्धति के अंदर नामकरण किस प्रकार हुआ था और व्युत्पन्न पद्धति के अंदर किस प्रकार हुआ। उसके बाद जो सही सिद्ध और उपयोगी सिद्ध हुई वो हमारी है IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति का पूरा नाम याद रखना, कई प्रकार से कंपटीशन एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो IUPAC का मतलब, I का मतलब इंटरनेशनल, U का मतलब यूनियन, P का मतलब प्योर, A का मतलब एप्लाइड, C का मतलब केमिस्ट्री। मतलब IUPAC पद्धति के अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रही है। इन दोनों पद्धतियों के अंदर ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है, कई प्रकार की त्रुटियां सामने आई है। पहली पद्धति हमारी है, देखो, रूट पद्धति। रूट पद्धति में ध्यान रखना, रूट पद्धति का मुख्य जो पायदान है, किसके आधार पर रूट पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया? तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण प्राकृतिक स्रोत, यानी कहां से प्राप्त हुए, प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर यह पद्धति अपनाई गई। यानी किसी भी यौगिक का नामकरण किया तो पहले यह देखा गया कि प्रकृति में ये कहां से प्राप्त होते हैं और इनके गुण क्या है। उन गुणों के आधार पर और प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया, जिसका नाम रूट पद्धति रखा गया। जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा किस प्रकार से, जैसे पहला आपने कल पढ़ा था CH4। आपको पता होगा CH4 किसका अणुसूत्र है? मीथेन का है।
किसका है? मेथेन का। इसका संरचना सूत्र भी आपने पढ़ा था, इस प्रकार की संरचना कल पढ़ी थी हमने। मेथेन है, मेथेन को एक ध्यान रखना, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये 10th बोर्ड 2017-18 के अंदर पूछा गया था, मार्स गैस का सूत्र लिखिए। तो मार्स गैस का सूत्र क्या होता है? मेथेन होता है। और मेथेन का अणु सूत्र क्या होता है? CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। अब इसका नाम मेथेन क्यों रखा गया, यानी ये कहां से प्राप्त हुई? प्राप्त होने वाला जो इसका प्राकृतिक स्रोत है, वो माना जाता है कि जो दलदल होता है, कचरा होता है, उनमें से हमें एक गैस प्राप्त हुई थी। उस गैस का नाम वैज्ञानिकों ने रूट पद्धति के आधार पर क्या रख दिया? मार्स गैस। तो पुनः बता देना चाहता हूं कि जो CH4 है ये मेथेन है, और मेथेन का दूसरा नाम यहाँ पर मार्स गैस बताया गया है। और मार्स गैस प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर कहां से प्राप्त होती है? दलदल से प्राप्त होती है। मेथेन के बाद में अगर दूसरा कोई उदाहरण लें तो एक होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 10th और कंपटीशन एग्जाम के लिए फॉर्मिक अम्ल का सूत्र कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, HCOOH होता है। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCOOH होता है। अब इसका नाम फॉर्मिक अम्ल का रूट पद्धति के आधार पर किस प्रकार रखा गया, ये ध्यान होगा आपको। जब चींटी काटती है तो उसके डंक से शरीर में दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होता है। तो चींटी के डंक से हमारे शरीर में जो अम्ल छोड़ा जाता है, उस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल है। और फॉर्मिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो HCOOH होता है। अब कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि फॉर्मिक अम्ल प्राप्त कहां से होता है, तो चींटी के डंक से। और क्वेश्चन घुमा के पूछे, चींटी जब काटती है तो शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है, तो कौन सा अम्ल है? फॉर्मिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र HCOOH होता है। तो इस प्रकार के कई कार्बनिक यौगिक है जो प्राकृतिक स्रोत और गुणों के आधार पर उनका नामकरण हुआ है। मैंने दो उदाहरण बताए, एक तो मेथेन वाला बताया जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, और मार्स गैस दलदल से प्राप्त होती है। और दूसरा उदाहरण हमारा फॉर्मिक अम्ल है, और फॉर्मिक अम्ल है वो चींटी काटती है शरीर के अंदर तो दर्द होता है, एक अम्ल छोड़ती है, उस अम्ल का नाम फॉर्मिक अम्ल है। तो इस प्रकार रूट पद्धति का हम कह सकते हैं, रूट पद्धति के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया गया, उनके प्राकृतिक स्रोत यानी कहां से प्राप्त हुए, और उनके गुण कौन कौन से हैं। प्राकृतिक स्रोत और गुणों को आधार मानते हुए रूट पद्धति दी गई। अब बात करते हैं दूसरी पद्धति है, वो हमारी है व्युत्पन्न पद्धति। कौन सी पद्धति? व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति का नामकरण किस प्रकार किया गया? व्युत्पन्न पद्धति के आधार पर सरल यौगिकों को व्युत्पन्न माना गया है। कौन से यौगिकों को? सरल यौगिकों को व्युत्पन्न माना गया है। और सरल यौगिकों के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया और उस पद्धति का नाम व्युत्पन्न पद्धति रखा गया। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो मेथेन, सिंपल उदाहरण है मेथेन। और मेथेन का जो सरल यौगिक बनता है, सरल व्युत्पन्न है, वो हमारा है ट्राइमेथिल मेथेन। क्या है? ट्राइमेथिल मेथेन। ट्राइमेथिल मेथेन। अब ट्राइमेथिल और मेथेन व्युत्पन्न के आधार पर, ट्राई का मतलब कल भी बताया था और अभी भी बता रहा हूं, ट्राई का मतलब 3 होता है। जहां पर एक जैसे समूह 3 बार आ जाते हैं उसको ट्राई कहते हैं। और अगर इस प्रकार का समूह जुड़ा हुआ है कहीं पर, एक बंध युक्त और CH3 जुड़ा हुआ है, तो वो होता है मेथिल। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। और CH3 को मेथिल कहते हैं। तो अब ट्राइमेथिल मेथेन के आधार पर मेथेन नाम किस प्रकार पड़ा, देखो। जैसे मैंने यहां पर लिखा कार्बन, यहां CH3 जोड़ दिया, यहां CH3 जोड़ दिया, यहां CH3 जोड़ दिया, और एक यहां पर मैंने H लगा दिया क्योंकि एक बंध कम पड़ रहा था। अब देखो ये मेथिल, मैंने बताया था CH3 को मेथिल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। एक मेथिल
2 मैथिल और कितने मैथिल, 3 मैथिल। कार्बन का एक बंद कम पड़ रहा था, हमने ऊपर H लगा दिया, तो 1 2 3 मैथिल है, इसलिए 3 को ट्राई कह दिया। और 3 क्या है, मैथिल है, एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, तो एक कार्बन वाले यौगिक को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। तो व्युत्पन्न पद्धति सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मानकर किया गया है। जो उदाहरण मैंने अभी आपके सामने बताया मेथेन का ही, मेथेन का सरल व्युत्पन्न नाम है ट्राई मैथिल मेथेन। अब तीसरी हमारी जो पद्धति है इंपॉर्टेंट भी है, वो है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इसके आधार पर प्रतिस्थापी समूह जुड़ते हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। प्रतिस्थापी समूह, अब प्रतिस्थापी समूह क्या होते हैं? प्रतिस्थापी समूह का मतलब एक बंध जो श्रृंखला आपकी सीधी श्रृंखला है, उस सीधी श्रृंखला में से एक बंध गायब हो जाता है और उस बंध जो गायब हुआ है उसकी जगह पर एक दूसरा समूह आकर जुड़ जाता है। उस दूसरे समूह का नाम क्या है? प्रतिस्थापी समूह। अब प्रतिस्थापी समूह कौन कौन से होते हैं? देखो अभी मैंने एक तो बताया था आपको, इस प्रकार की संरचना अगर आपको मिले तो ये मेथिल है। ये क्या है? मेथिल है, क्योंकि मेथेन का सूत्र आपको पता है CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। एक बंध ये जुड़ा हुआ है, अब ये समूह कहीं और जुड़ जाएगा। नंबर 2 पे ये प्रतिस्थापी समूह के नाम बता रहा हूं। पहला प्रतिस्थापी समूह क्या है? CH3। जहां कहीं भी सीधी श्रृंखला में CH3 जुड़ा हुआ होगा उसको हम मेथिल कहेंगे। नंबर 2 पे आता है एथिल। नंबर 2 पे क्या आता है? एथिल आता है। देखो एक कार्बन और दूसरा कार्बन, मेथ एथ, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पढ़ा था हमने, मेथ एथ। अगर एक CH3 एक CH2 हो उसको एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एथिल। तीसरा हमारा प्रतिस्थापी समूह क्या है? प्रोपिल है। क्या है? प्रोपिल। प्रोपिल। देखो यहां CH2 एक है, यहां CH2 2 है, बाकी CH3 सेम है। मेथ एथ प्रोपेन सेम नाम है। कार्बन संख्या की गिनती वैसे ही होगी जैसे आप पहले करते थे। तो दो समूह ये और एक CH3 जुड़ा हुआ हो, ये प्रोपिल है। अब ये जुड़ते कहां हैं, किस प्रकार जुड़ते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको IUPAC पद्धति में प्रत्येक उदाहरण के साथ बताई जाएगी। अगर नंबर 4 की बात करें तो CH3 और CH3 इस प्रकार की अगर संरचना आपको कहीं दिखे तो ये है आइसोप्रोपिल। क्या है? आइसोप्रोपिल। अब आइसोप्रोपिल कहां जुड़ता है, क्यों जुड़ता है, इसका नामकरण कैसे हुआ, संपूर्ण जानकारी अभी आपको क्या याद रखना है? प्रतिस्थापी समूह के नाम याद रखने हैं कि प्रतिस्थापी समूह कैसे होते हैं। अगर इस प्रकार का CH3 है, मेथिल है, इस प्रकार का तो एथिल है, प्रोपिल है, आइसोप्रोपिल है। अगर ब्यूटिल की बात करें तो जो दो यहां पर है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 होते हैं, तो हम 3 CH2 लगा देंगे। कितने CH2? 3। और एक क्या लग जाएगा? CH3। ये किसका हो गया? ब्यूटिल का हो गया। किसका हो गया? ब्यूटिल का हो गया। अगर 5वें प्रतिस्थापी की बात करें तो एक बंध छोड़ के अगर आप Cl लगाते हो तो Cl को कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो। नंबर 6 Br को कहते हैं ब्रोमो। क्या कहते हैं? ब्रोमो। नंबर 7वां प्रतिस्थापी है I को कहते हैं आयोडो। क्या कहते हैं? आयोडो। 8वां प्रतिस्थापी समूह F है, F को कहते हैं फ्लोरो। क्या कहते हैं? फ्लोरो। नम्मा आपका जो प्रतिस्थापी समूह है NO2 है, इसको कहते हैं नाइट्रो। क्या कहते हैं? नाइट्रो। तो ये है आपके प्रतिस्थापी समूह। क्लास 10 सिलेबस से संबंधित है। IUPAC पद्धति में प्रतिस्थापी समूह के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे। प्रतिस्थापी समूह आपको याद करने हैं मेथिल एथिल। मेथेन CH4 होता है, एक बंध यहाँ खुला है, हाइड्रोजन यहाँ पड़ा है, देख लो। अगर यहाँ मैं हाइड्रोजन लगा दूं तो मेथेन का पूरा सूत्र हो जाएगा। एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल,
Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो, F को फ्लोरो, NO2 को नाइट्रो। अब नामकरण किस प्रकार किया जाता है IUPAC पद्धति में, वो हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। IUPAC पद्धति में एक होती है हमारी नॉर्मल श्रृंखला। क्या होती है? नॉर्मल श्रृंखला, जिसको N श्रृंखला द्वारा दर्शाया जाता है। नॉर्मल श्रृंखला का मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जैसे हेक्सेन। नॉर्मल श्रृंखला का उदाहरण दे देता हूं हेक्सेन। हेक्सेन का हम अगर मान लो, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये संतृप्त है या असंतृप्त है। कल पीछे वाले वीडियो में आपको मैंने बताया था हेक्सेन में पीछे N लगा हुआ है, X प्लस N, जिसमें X प्लस N हो वो हमेशा एकल बंध वाला होता है, और एकल बंध हमेशा संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो C6H14। अब ये C6H14 कहां से आया? देखो N लगा हुआ है तो CnH2n+2 ये फॉर्मूला काम करेगा, और X का मतलब N का मतलब 6 होता है, तो C6 6 दूनी 12 और 2 14। ये Hn का अणुसूत्र है। अब इसका संरचना सूत्र बनाएंगे हम, संरचना सूत्र। तो इस अणुसूत्र के आधार पर कार्बन कितने हमारे पास? 6, 2, 3, 4, 5 और 6। अब आपको पता होना चाहिए इस पूरी श्रृंखला में बंध कैसा आएगा? एकल बंध आएगा। तो डबल बंध आपको कहीं नहीं करने हैं। कार्बन के बंध पूरे करने के लिए इस कार्बन के 4 होने चाहिए, 1, 2, 3 और 4। इसके 2 दिए हुए हैं, 3 और 4। इसके भी 2 दिए हुए हैं, 3 और 4। इसके भी 2 दिए हुए हैं, 3 और 4। इसके भी 2 दिए हुए हैं, 3 और 4, और इसका 1 दिया हुआ है। तो यहां पर मैंने लिख दिया हाइड्रोजन। क्या लिख दिया? हाइड्रोजन। जितने भी बंध खाली पड़े हैं उन बंधों के स्थान पर मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। तो ये हमारा हेक्सेन का संरचना सूत्र तैयार हुआ। अब इस संरचना सूत्र को हमने अगर मान लीजिए N श्रृंखला बनानी है, नॉर्मल श्रृंखला बनानी है, तो किस प्रकार बनाएंगे? देखो ये हमारा पहले अणुसूत्र ज्ञात कर लिया, फिर संरचना सूत्र ज्ञात कर लिया, और अब आपको बताते हैं N श्रृंखला। कार्बन देखो पहला कार्बन है, ये हमारा पहला कार्बन C। ध्यान से सुनना, इस कार्बन के चारों दिशाओं में 3 हाइड्रोजन है, तो यहां लिख दिया मैंने CH3। ये बंध अपनी जगह पर, इस कार्बन के हाइड्रोजन 2 तो CH लिख दिया, इस कार्बन के भी 2 तो CH लिख दिया, इस कार्बन के भी 2 तो CH लिख दिया, इस कार्बन के भी 2 तो CH लिख दिया, और जो अंतिम है वो CH3 हो गया। और अगर इस प्रकार की आपको कहीं श्रृंखला मिले तो ये श्रृंखला किसकी है? CH2 CH2 CH2, क्योंकि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अगर ये श्रृंखला आपको मिले तो ये श्रृंखला कहलाती है N श्रृंखला। क्या कहलाती है? N श्रृंखला। ये मैंने 2 इसलिए किया क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अगर एक होता तो केवल CH लिखता। ये N श्रृंखला हो गई। तो पहला कार्बनिक यौगिकों में IUPAC पद्धति के अंतर्गत आपने N श्रृंखला बनानी सीख ली। N श्रृंखला हमेशा सीधी श्रृंखला होती है, उसको सीधी श्रृंखला को N श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। N का मतलब होता है नॉर्मल श्रृंखला। अब N श्रृंखला के बाद में बंधों को कौन सा स्थान मिलेगा? बंधों को कौन सा स्थान मिलेगा? तो ध्यान देने योग्य बात है, बंधों का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसमें तो एकल बंध आता है, बंधों की गणना होती नहीं है। अब द्विबंध और त्रिबंध यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, एग्जाम्पल आपके सामने बता देते हैं। कोई भी एक ले लो, जैसे ब्यूटीन का ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूटीन, जिसके पीछे इन और आइन लगा हुआ हो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हमने इसका संधि विच्छेद किया तो हमें ब्यूट प्लस इन प्राप्त हुआ, और इन अगर प्राप्त हो गया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ब्यूट का मतलब मैंने लिखा था मैथ एच प्रोप ब्यूट पेंट एक्स, अगर आपने याद किया है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, मैथ एच प्रोप ब्यूट। जहां पर 4 कार्बन आते हैं उसको ब्यूट कहते हैं। जहां कहीं भी N है, N की
लिख दिया तो C4H4 दूनी R। ये हो गया ब्यूटीन का अणुसूत्र। क्या हो गया? ब्यूटीन का अणुसूत्र। अब संरचना सूत्र किस प्रकार होगा? देखो, कार्बन हमारे पास 4 है, मैंने मान लीजिए बीच में यहां बंद या यहां लगा दिया, क्योंकि इन आया हुआ है तो डबल बंद आएगा, ये निश्चित है, आपको पता है। मैंने यहां लगा दिया। अब इसके बंद कम कितने पड़ रहे हैं? देखो 2 दिए हुए हैं, 3 और 4। इसके देखो 3 दिए हुए हैं, 1 2 और 3, एक ही कम पड़ रहा है। इसके 2 कम पड़ रहे हैं और इसके 3 हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं, तो मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिख दिया। अब देखो, नामकरण बंधों को स्थान का मतलब अंकित कैसे करोगे? अब बंधों की गणना, हम कार्बन की जब गणना करते हैं, ध्यान से सुनना, जब कार्बन की गणना करते हैं, जैसे कार्बन की गिनती करते हैं 1 2 3 4 करते हैं, हमें पता है 4 कार्बन कितने हैं? 4। सही तरीके से देखा जाए तो उधर से हमेशा गिनती होती है, लेकिन गणना करने के लिए बंध दिया हुआ है। बंध पे विशेष ध्यान रखना है कि हमेशा गणना उधर से करनी है जिधर से बंध को कम अंक मिले। बंध को कम अंक मिलने का मतलब ये 1 नंबर ये होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर कार्बन होगा और ये 4 नंबर होगा। मैंने इधर से गणना नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बंध उधर है और अगर उधर से गणना करेंगे तो आईयूपीएसी पद्धति यही कहती है कि बंधों को हमेशा कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो इसका नामकरण हम ये लिख सकते हैं 1 मेथ एथ ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। कुछ नहीं है नॉर्मल श्रृंखला, लेकिन बंध एक कार्बन भी, एक बंध वैसे तो दिख आपको 1 और 2 के बीच में रहा है, लेकिन 1 का गिना जाता है तो हमेशा इस प्रकार लिखा जाता है 1 ब्यूटीन। क्या लिखा जाता है? 1 ब्यूटीन। इसी प्रकार एक उदाहरण इसका और बता देता हूं। उदाहरण और देख लीजिए, आईयूपीएसी पद्धति के बंधों का नामकरण हम पढ़ रहे थे। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिखा हुआ आ गया 2 पेंटाइन। क्या आ गया? 2 पेंटाइन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेंटाइन का सूत्र निकालना। 2 को एक बार छोड़ देते हैं तो पहला वही काम करेंगे, संधि विच्छेद, पेंट प्लस आइन, कोई दिक्कत नहीं। आइन आ गया, इसका मतलब बंध कौन सा आएगा? ट्रिपल बंध आ गया। आइन आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा काम करेगा? CnH2n-2 करेगा। और पेंट का मतलब 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, तो जहां पर N लिखा हुआ है वहां पर कितने लिखेंगे? 5। तो C5, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गए, पीछे हमारे पास 8 बचे, C5H8 हो गया। पेंटाइन का कौन सा सूत्र हो गया? अणुसूत्र हो गया। अब बात आती है पेंटाइन का, हमें अणुसूत्र प्राप्त हो गया तो ये 2 कहां से आया? तो पहले पेंटाइन की संरचना बनाते हैं। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैंने कहा था गणना किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन आईयूपीएसी पद्धति कहती है गणना उधर से करनी है जिधर से बंधों को कम से कम अंक मिले। अब यहाँ 2 है, अगर इधर से गिनती करेंगे हम तो 1 2 3 4 5। संरचना हम खुद बना रहे हैं इसलिए 2 पेंटाइन है। तो 2 का मतलब दूसरे कार्बन के बाद में ट्रिपल बंध लगाना है। तो ये दूसरा कार्बन है, इसके बाद में हमने क्या लगा दिया? ट्रिपल बंध लगा दिया। क्या लगा दिया? ट्रिपल बंध। अब ट्रिपल बंध क्यों लगाया? क्योंकि आइन आया हुआ है। अब बंध पूरे कर लो। देखो इसके 3 कम पड़ रहे हैं, इस कार्बन के कितने? 1 2 3 और 1, 4 बंध पूरे दिए हुए, संयोजकता पूरी है। इस कार्बन की भी संयोजकता पूरी है। इस कार्बन में 2 कम पड़ रहे हैं और इस कार्बन में 3 कम पड़ रहे हैं। इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। वहां पर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे? 8 थे। ये सूत्र बना है हमारा 2 पेंटाइन का। अब 2 पेंटाइन के बाद में अगर सीधा आपको संरचना सूत्र दिया हुआ हो और एग्जामिनर बोल दे कि नामकरण कीजिए, क्या दिया हुआ हो? संरचना सूत्र दिया हुआ हो और नामकरण कीजिए। संरचना सूत्र कैसा दिया हुआ होगा? देखो 1 2 3
4 5, मैंने यहां लगा दिया, ये बंद कार्बन कर लिए पूरे, यहां पर बंद 1 2 3, इसका एक कम पड़ रहा है, इसका भी एक कम पड़ रहा है, इसके 2 बंद कम पड़ रहे हैं, इसके भी 3 कम पड़ रहे थे। अब इसको मैं अगर मान लीजिए नॉर्मल श्रृंखला बनाना चाहूं तो एक कार्बन है, ये ध्यान से देखना, नॉर्मल श्रृंखला वापस साथ में उदाहरण दे देता हूं ताकि समझ में आ जाए। एन श्रृंखला, ये कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो मैंने लिख दिया CH3। दूसरा कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो मैंने लिख दिया CH2। यहां पर केवल एक CH आएगा, डबल बंद, यहां पर भी एक CH आएगा और यहां पर वापस आ गया क्या? CH3। ये श्रृंखला नॉर्मल श्रृंखला कहलाती है। अब इस श्रृंखला का नामकरण करना है। क्या करना है? नामकरण। पहले ये देखो कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, मतलब आएगा पेंट, या तो डबल बंद आया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए आएगा पेंटीन। भाई डबल बंद है और 5 कार्बन है, 5 कार्बन को पेंट कह दिया, और डबल बंद आया हुआ है इसको इन कह दिया। क्या कह दिया? इन कह दिया। अब मुझे ये बताओ, बंद यहां लगा हुआ है तो कार्बन की जब गिनती करेंगे, गणना करेंगे, तो इधर से करेंगे या उधर से करेंगे? आपको पता है कि हमेशा आईयूपीएसी पद्धति कहती है उधर से करनी है जिधर से बंदों को हमेशा कम अंक मिले। तो यहां से करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन उधर से कर दी। अब ये बंद कौन से कार्बन पे लगा हुआ है? दूसरे पे माना जाएगा। कौन से पे? तीसरे पे नहीं करोगे आप, दूसरे पे है, तो इसका नामकरण हो गया 2 पेंटीन। क्या हो गया? 2 पेंटीन हो गया। अब मुझे पता है कि आपको एक तो एन श्रृंखला पता चल गया होगा, और एक ये जिस प्रकार बंदों को कौन सा स्थान मिलना चाहिए और बंदों की गणना किधर से करनी चाहिए, वो शायद आपको समझ में आ गई होगी। या तो सर्कल सूत्र दिया हुआ हो या फिर अनुसूत्र पूछ ले, हमें अनुसूत्र और सर्कल सूत्र दोनों हम निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से एन श्रृंखला और बंदों का नामकरण किया जाता है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर प्रतिस्थापी समूह, अगर प्रतिस्थापी और बंद दोनों साथ में दिए हुए हो, अगर एक श्रृंखला उस श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी और बंद साथ में दिए हुए हो, तो उनका नामकरण किस प्रकार करेंगे? जैसे आपको 1 2 3 4 5 6, यहां मैंने बंद लगा दिया, यहां मैंने एक समूह जोड़ दिया CH3 जिसको हमने मेथिल कहा, और अब बंद पूरे कर लिए, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ये ध्यान रखना, इस कार्बन में एक ही बंद कम पड़ रहा है, इस कार्बन में 2 बंद कम पड़ रहे हैं, इस कार्बन में 1 बंद कम पड़ रहा है, इसमें भी 1 कम पड़ रहा है, और इसमें 3 बंद कम पड़ रहे हैं। अगर ये इस प्रकार की श्रृंखला दी हुई हो और इसको मैं अगर नॉर्मल श्रृंखला बनाना चाहूं, तो ध्यान रखना, कार्बन 1 लिखा, इसके चारों ओर हाइड्रोजन 3 है तो CH3 लिखा, यहां पर 1 कार्बन लिखा और 1 हाइड्रोजन है, और नीचे एक समूह जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे कैसे जोड़ दिया। अगला कार्बन अपनी जगह पर 2 हाइड्रोजन है तो CH2 कर दिया, ये CH आएगा क्योंकि 1 हाइड्रोजन है, डबल बंद आएगा, और CH यहां पर भी, और यहां पर आ गया CH3। अगर ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला को अशाखित श्रृंखला भी कह सकते हैं, सॉरी शाखित श्रृंखला कहते हैं, क्योंकि शाखाओं के रूप में बंट गई है, नॉर्मल श्रृंखला नहीं रही है, एक श्रृंखला और नीचे की ओर निकल गई है। अब इस श्रृंखला में देखो द्विबंध भी आया हुआ है, बात चल रही है प्रतिस्थापी और बंद साथ में आ जाए। एक तो द्विबंध आया हुआ है और एक प्रतिस्थापी समूह आया हुआ है CH3, और CH3 को आपको पता है मेथिल को कहते हैं। किसको कहते हैं? मेथिल को CH3 कहते हैं। अब जिसमें प्रतिस्थापी और बंद साथ में आ जाए उसका नामकरण कहां से करेंगे? उनका नामकरण उधर से करेंगे जिधर से वही नियम काम आएगा, बंदों को कम से कम स्थान मिले। इधर से गणना करते हैं 1 2 3 4 नंबर पे बंद आता है ना, और इधर से करेंगे तो 1 2 2 नंबर पे आता है, तो यहां लिख दिया मैंने 1 2
3 4 5 6। तो ध्यान रखना प्रतिस्थापी और बंध अगर साथ में जुड़े हुए हो तो गणना उधर से करनी है जिधर से कार्बन को कम अंक मिले। अब इसका नामकरण कैसे होगा? अब नामकरण ऐसे होगा, पहले प्रतिस्थापी समूह लिखते हैं। 5 नंबर पे क्या है? तो मैंने लिख दिया 5 मेथिल। क्या लिख दिया? 5 मेथिल। 2 नंबर पे बंध है। अब बंध कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। और डबल बंध आया हुआ है तो मैं इसको हेक्सीन कहूंगा। क्या कहूंगा? हेक्सीन कहूंगा। तो ये इस प्रकार से अगर बंध और प्रतिस्थापी साथ में आ जाए तो किस प्रकार से नामकरण किया जाता है? तो इस श्रृंखला का नाम होगा 5 मेथिल 2 हेक्सीन। एक उदाहरण और समझ लेते हैं हम। जैसे यहां पर आपका लिख दिया CH और यहां पर लिख दिया हमने CH3। इसके बंध कम कितने पड़े हैं? मान लीजिए हमने लिख दिया CH3 और CH3। अब इसकी श्रृंखला को अगर खोलेंगे हम तो बंध लगे हुए यहाँ डबल बंध लगेंगे तो एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं ताकि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक कार्बन है। अब इस कार्बन में अगर मैंने द्विबंध लगा दिया और यहां पर मैंने CH2 लिख दिया तो अब शायद आपको पता चल गया होगा कि CH2 में बंधों की हमेशा ध्यान रखने पूर्णता होनी चाहिए। बंधों की पूर्णता का मतलब कार्बन की चारों ओर बंध कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। अब मैं मन से एक उदाहरण बता रहा हूं। इस उदाहरण का नाम आपको करना है कि भाई नामकरण क्या है। अब इधर देखो, बंध भी लगा हुआ है और 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। एक CH3 जुड़ा हुआ है और एक CH3 जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की गणना उधर से करेंगे जिधर से हमें कार्बन को कम अंक मिले। तो इधर से कर दिया तो कार्बन 1 2 एक श्रृंखला इस प्रकार चलेगी। ध्यान रखना, इस कार्बन को हमेशा साथ में गिना जाएगा। क्या करा जाएगा? साथ में गिना जाएगा। अब देखो, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 पे डबल बंध दिया हुआ है। 1 पे क्या दिया हुआ है? डबल बंध दिया हुआ है। और ये दूसरा कार्बन है। इस दूसरे कार्बन पे एक समूह जुड़ा हुआ है, उसका नाम CH3 है। और CH3 को आपको पता है मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। तो अब देखो, हम लिखेंगे 2 मेथिल। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल और 1 प्रोपिन। 2 मेथिल 1 प्रोपिन। 2 मेथिल 1 प्रोपिन। अब ये श्रृंखला 2 मेथिल समूह, बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूजन हो जाते हैं। ये भी मेथिल हो गया, ये भी मेथिल हो गया। इस श्रृंखला को मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं CH3 यहां जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पर CH2 आएगा। तो बंधों की हमेशा पूर्णता होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो बंधों को ध्यान में रखते हुए इस कार्बन के 4 बंध पूरे किए गए। देखो 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 3 दिए हुए हैं। इस कार्बन को अगर हम खोलना चाहें तो इस प्रकार खोल सकते हैं। ये H H और H। इसको भी अगर खोलना चाहें तो H H H खोल सकते हैं। और डबल बंध CH ये लिख दिया। ये श्रृंखला पूरी बंधों के अंदर खुल गई। इस प्रकार से भी हम खोल सकते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं जिसमें अगर प्रतिस्थापी जो भी है, प्रतिस्थापी समूह 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो। कार्बन 1 2 3 4 5 6। मैंने यहां जोड़ दिया आयोडो, यहां जोड़ दिया मैंने नाइट्रो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर मैंने लगा दिया त्रिबंध। बंधों की पूर्णता जांच कर लें। इस कार्बन का एक बंध कम पड़ रहा है तो यहां लिख दिया H। इस कार्बन के पूरे हैं, इसका एक कम पड़ रहा है, इसका 2 कार्बन बंध कम पड़ रहे हैं, इसका एक कम पड़ रहा है और इस कार्बन के 3 बंध कम पड़ रहे हैं। तो इस श्रृंखला को मैं नॉर्मल श्रृंखला बनाना चाहूं तो CH3 CH और नीचे आयोडो, क्या है? आयोडो। फिर यहां मैंने लिख दिया CH2, फिर CH, यहां लिख दिया नाइट्रो, क्या लिख दिया? नाइट्रो। फिर कार्बन ट्रिपल बंध और यहां लिख दिया मैंने CH। ये श्रृंखला हो गई नॉर्मल श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला? नॉर्मल श्रृंखला। अब इस श्रृंखला में 2 से
दो या दो से अधिक प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं और बंध भी लगा हुआ है, तो बंधों का और प्रतिस्थापियों का नामकरण कैसे करेंगे? हमेशा मैंने पहले भी कहा था, बंधों की गणना उधर से करेंगे जिधर से उनको कम अंक मिले। तो इधर से नजदीक पड़ता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 आते ही आपको पता चल गया कि X शब्द जरूर आएगा, क्योंकि 6 कार्बन को क्या कहते हैं? X कहते हैं। तो अब देखो 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? हम लिखेंगे 3 नाइट्रो। क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो। और फिर 5 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? 5 आयोडो। 5 आयोडो। और 1 नंबर पे बंद है, तो 1 नंबर पे 1X और ट्रिपल बंद है, तो हेक्साइन कर दिया। क्या कर दिया? हेक्साइन कर दिया। तो इसका नामकरण हो गया 3 नाइट्रो। ये 3 नाइट्रो, ये 5 नंबर पे आयोडो, ये 5 आयोडो और 1 नंबर पे ट्रिपल बंद है, तो 1 हेक्साइन हो गया। तो इसका नामकरण हो गया 3 आयोडो 3 नाइट्रो 5 आयोडो 1 हेक्साइन। अब आईयूपीएसी पद्धति के अंदर मैं एक समूह बता देता हूं जिसका नाम है, एक तो होता है आइसो समूह और एक होता है नियो समूह। आइसो और नियो समूह। आइसो और नियो समूह होता क्या है? अगर किसी भी श्रृंखला में इस प्रकार की संरचना कहीं पर दिखे तो ये कहलाती है आइसो। क्या कहलाती है? आइसो कहलाती है। और नियो में CH3 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 CH2 और एक बंद यहां पर, अगर ये संरचना कहीं पर दिखे तो ये कहलाती है नियो। आइसो में CH के दोनों और सिरों पर CH3 जिसको हम अकेले में हो तो मेथिल बोलते हैं, और एक बंद यहाँ खुला हुआ, मतलब इसलिए कि आगे कोई भी श्रृंखला आ सकती है। और एक इस प्रकार की संरचना है कार्बन जिसके 3 सिरों पर अगर देखा जाए तो मेथिल मेथिल और मेथिल ही है, और एक बंद यहाँ पर खुला हुआ है, आगे और श्रृंखला आ सकती है, इसको कहते हैं नियो समूह। क्या कहते हैं? नियो समूह। अगर इस समूह को मैं पूरा करूं, जैसे आइसो का एक उदाहरण बताते हैं आपको और नियो का भी एक उदाहरण बता देते हैं। आइसो के उदाहरण में CH, ये मैंने यहाँ आइसो जोड़ दिया, यहां मैंने लिख दिया CH2 और यहां लिख दिया मैंने CH3। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देख लो, कार्बन की एक हाइड्रोजन अगर यहां से हटाकर मैं नीचे जोड़ देता हूं, 4 बंद हो जाएंगे। ये 2 हटाकर ऊपर नीचे कर देता हूं, 4 हो जाएंगे। अब इसकी गणना कैसे करेंगे? 1 2 3 4 और 5। कितने हो गए? 5 हो गए। तो 5 में क्या होगा? देखो 1 2 3 4 और 5। इसका नामकरण हम कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, अगर हम इस श्रृंखला में हमने देख लिया कि CH के बाद में अगर CH3 जुड़ा हुआ है और कार्बन 5 कंटिन्यू दर्शा रहे हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें वो नहीं करना है कि 3 डाई मेथिल, क्योंकि 2 मेथिल जुड़े हुए, वो नहीं आएगा। इसका सीधा नामकरण हो जाएगा आइसोपेंटेन। क्या हो जाएगा? आइसो समूह है इसलिए आइसोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है। अब नियो के अंदर, नियो का वेरी सिंपल सूत्र है, देखो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3 और यहाँ हमने पढ़ा था CH2 है और एक बंद खुला हुआ है, मतलब कोई भी एक श्रृंखला और आ सकती है। तो एक बंद पूर्ण करने के लिए मैं यहाँ CH3 कर दूं, एक हाइड्रोजन बढ़ा दूं, तो कार्बन की संयोजकता और बंद पूरे हो जाते हैं। अब कार्बन की गणना करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इसका नाम क्या होगा? नियोपेंटेन होगा। क्या होगा? नियोपेंटेन होगा। आइसो और नियोपेंटेन ये हो गया। अगर मान लीजिए, वापस बता देता हूं, किसी कार्बनिक श्रृंखला के अंदर इस प्रकार का समूह, एक CH और दोनों सिरों पर कोणों के अंदर CH3 जुड़ा हुआ हो, तो हम कहते हैं आइसो। नियो के अंदर एक कार्बन बीच में 3 सिरों पर CH3 और एक CH2 के आगे और कोई लंबी श्रृंखला हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर CH2 ही रहने दूं और यहाँ मैंने कर लिया CH3, तो क्या होगा? कार्बन एक बढ़ गया, 6 हो गया, तो हमारा क्या होगा? नियोहेक्सेन हो गया। क्या हो गया? नियोहेक्सेन हो गया। डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार ध्यान रखना
समूहों का किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। धन्यवाद आप सभी का इस समूह से जुड़ने के लिए। आपने कार्बन वाले जो भी इस टॉपिक के अंदर आपने कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ा, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और जल्दी हम अगले वीडियो के माध्यम से आपके सामने रूबरू होंगे नए टॉपिक के साथ। हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।